नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमने राज व्यवस्था खंड का एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु इस पर कुछ सीमाएं भी दृष्टिगत होती हैं। चर्चा कीजिए। एक बार इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन, बट सम लिमिटेशंस आर आल्सो विजुअल ऑन इट। डिस्कस। तो एक परीक्षार्थी द्वारा लिया गया यहाँ पर उत्तर मैंने लिया है, उसका इवैल्यूएशन बाद में करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। इस इमेज को मैंने बेयर एक्ट से लिया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य अनुच्छेद दिए गए हैं और उन अनुच्छेदों में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, ये सारी जानकारी दी हुई है बेयर एक्ट में। तो वहीं से मैंने लिया है। तो जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। इसी को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, और इसी में शामिल है विधियों का समान संरक्षण। हालांकि लिमिटेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 361 में या अनुच्छेद 105 में कई जगह पर कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो विधि के समक्ष समता पर सीमाएं आरोपित करते हैं। जैसे अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल व राज्य प्रमुखों का संरक्षण। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि यद्यपि सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई दंडिक कार्रवाई आरंभ नहीं की जा सकती, या उनके द्वारा किए गए किसी कार्य, किसी निर्देश के विरुद्ध न्यायालय में कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता, या राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे कारावास देने के लिए कोई दंडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। तो ऐसी कुछ सीमाएं हैं जो विधि के समक्ष समता के अधिकार पर आरोपित हैं। कुछ सीमाएं ऐसी हैं जो इसी भाग में इन्हीं अनुच्छेदों के साथ में लिखी गई हैं। जैसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। लेकिन इसी में देखेंगे कि इसी का तीसरा क्लॉज कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध तो किया गया है, लेकिन इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये भी समानता के अधिकार पर एक सीमा है। अगला देख लेते हैं। क्लॉज 4 कहता है इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो पहले क्लॉज 3 में लिखा था स्त्रियों और बालकों के लिए, यहाँ पर लिख रहा है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये भी लिमिटेशन है। क्लॉज 5 कहता है इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं। शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी कुछ आधारों पर विभेद किया जा सकता है, और किसके लिए किया जा सकता है? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए। इसका अगला एक क्लॉज है 6। उसका उपखंड का कहता है कि खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है 103वें जो संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से। तो उसका भी उल्लेख यहीं पर किया गया है।
उसके अलावा दूसरा उपखंड कहता है कि खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहाँ निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता ना पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्याधीन होंगे। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। लेकिन यहीं पर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं। जैसे इसका क्लॉज 3 कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। अर्थात कोई अगर राज्य ऐसा चाहता है, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि किसी राज्य में यदि किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कोई राज्य ऐसी अपेक्षा निर्धारित कर सकता है, ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि उस रोजगार के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो उस राज्य का निवासी है। तो इस मामले में एक लिमिटेशन आ गई समानता के अधिकार पर कि मान लीजिए भारत के कोई रहने वाला कोई उत्तर प्रदेश का है और हिमाचल प्रदेश में मान लीजिए कोई रोजगार सर्च कर रहा है, लेकिन वहाँ पहले ही ये शर्त है कि इस रोजगार के लिए अपेक्षा ये है कि वह व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हो। तो ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति होगा उसके जो समानता का अधिकार है उस पर सीमा आरोपित होगी, इसकी बात कर रहा है। इसके अलावा इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अगला क्लॉज कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अगला क्लॉज कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एक बात और लिखी है इसी में अनुच्छेद 16 के क्लॉज 5 में इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी धर्म विशेष की कोई धार्मिक संस्था है, उस धार्मिक संस्था में कोई ऐसा पद सृजित किया जाता है और उसमें अपेक्षा की जाती है कि उस पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो उस संस्था से संबंधित धर्म विशेष को मानने वाला हो, तो इसे समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये भी एक लिमिटेशन है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्याधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो ये सारी लिमिटेशंस दी गई थी जो हमने अनुच्छेद 15 और 16 में पढ़ी, जो इसी मूल अधिकारों वाले खंड में ही वर्णित हैं। उसके अलावा कुछ और ऐसी लिमिटेशंस हैं जो संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णित हैं, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं समता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं या उन्हें इस तरीके से निर्धारित किया गया है कि वे समानता के अधिकार के अपवाद के स्वरूप में ली जाती हैं। अस्पृश्यता का अंत, इसमें
लिमिटेशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ये एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, एक सकारात्मक उपाय है समानता लाने के लिए और असमानता को खत्म करने के लिए, और उपाधियों का अंत ये भी असमानता को समाप्त करने का उपाय है। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक होना चाहिए, आर्टिकुलेशन एरर। प्रत्येक नागरिक को संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, स्पेलिंग एरर। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। समानता के अधिकार होना चाहिए फिर, या समानता का अधिकार मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। आर्टिकुलेशन एरर, थोड़ा सेंटेंस ठीक नहीं है। किंतु भारतीय मूल अधिकार अमेरिका की तरह निरपेक्ष न होकर सापेक्ष हैं, अर्थात अधिकारों के साथ उन पर कुछ सीमाएं भी शामिल की गई हैं। भूमिका एकदम सही है, और जो 150 शब्दों का प्रश्न होगा उसके लिए इतने ही शब्दों की भूमिका, और जो बात लिखी है वो भी कंक्रीट है। मैं 1 नंबर पहले ही दे दे रहा हूँ। अब देखते हैं आगे इस बच्चे ने क्या लिखा है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में विधि कानून के समक्ष समानता, सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान रखा जाएगा, किंतु इसकी सीमाएं, स्पेलिंग की एरर्स हैं इस कॉपी में। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये बात सही है। अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल व राज्य प्रमुखों का संरक्षण। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण के अपवाद स्वरूप हैं, तो ये भी सीमाओं में काउंट किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक बात लिखी है यह, इसकी सीमाएं अगले पेज पर लिखी हैं। किंतु राज्य द्वारा वंचित वर्गों जैसे एससी एसटी ठीक तो लिखा है, लेकिन ये अगर अनुसूचित जाति जनजाति लिख देता तो ज़्यादा बेहतर होता, तथा महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए भेदभाव कर सकता है। इसी में यहीं पर इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का भी रेफरेंस देना चाहिए। और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनका भी रेफरेंस देना चाहिए था। बात सही है, लेकिन अगर ये अनुच्छेद का रेफरेंस दे देता कि अनुच्छेद 15(3) में, अनुच्छेद 15(4) में ऐसा लिखा है, तब बात और ज़्यादा बेहतर होती। अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16 जो कहता है वह लोक नियोजन में अवसरों की समानता है। यहाँ पर अवसरों की समानता लिखा है, किस बारे में अवसरों की समानता लिखा है इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। सीमाएं, स्पेलिंग एरर्स इस उत्तर में काफ़ी ज़्यादा हैं। वंचित वर्गों को विशेष छूट दी जा सकती है। कौन से वंचित वर्गों को विशेष छूट दी जा सकती है ये बात नहीं लिखी है, और जो सब क्लॉज हैं या उपखंड हैं उनका रेफरेंस भी नहीं है। लेकिन ये जो बात लिखी है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के लिए, ये बातें सही लिखी हुई हैं। अब सीमाओं में लिखा है, अनुच्छेद 17 को लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत, ये बात तो सही है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत शिक्षा, सेना के क्षेत्र अपवाद स्वरूप, ये बात सही है। लेकिन मूल अधिकारों, या कहना चाहिए कि समानता के अधिकारों पर इनको लिमिटेशंस के रूप में नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर इन जो 2 अनुच्छेदों का रेफरेंस दिया है ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये समानता के अधिकार पर, या जो अभी लिखा था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के बारे में, या सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनके बारे में विशेष उपबंध भी किया जा सकता है। तो उस तरह से ये जो 2 अनुच्छेद लिखे हैं ये किसी भी प्रकार से समानता के अधिकार पर सीमाओं के बारे में जानकारी नहीं देते, क्योंकि ये सकारात्मक उपाय है और समानता लाने के उपाय हैं। तो यहाँ पर 2-3 मुख्य बातें जो लिखी हुई थी, जैसे SC ST लिखी दिया है, महिलाओं बच्चों के कल्याण के लिए भेदभाव कर सकता है, ये बात भी सही है। वंचित वर्गों को विशेष छूट दी जा सकती है, किस संदर्भ में विशेष छूट दी जा सकती है उसको भी अगर स्पेसिफाई कर देता तो बात और बेहतर तरीके से बनती। इसके बाद देख लेते हैं
निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। समानता का अधिकार के साथ सीमाएं भी विद्यमान हैं, क्योंकि सापेक्षिक समानता के असमानता विद्यमान है। सेंटेंस में प्रॉब्लम है। इस बच्चे की कॉपी में सेंटेंस की और स्पेलिंग एरर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगली लाइन लिखी है जो कि मान्य है, पिछड़े क्योंकि पिछड़े वर्ग तबके असमानता में पहले से विद्यमान है। फिर सेंटेंस में फिर से एरर है। शायद ये बच्चा कहना चाह रहा हो कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिनमें असमानता विद्यमान है, कि समाज का कुछ वर्ग आगे है, कुछ वर्ग मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में गलती है। उनके साथ समानता लाने के लिए समानता के अधिकार में सीमाएं मौजूद हैं। बात तो ठीक है उन्हें कि समाज की जो पिछड़े वर्ग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, चाहे सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, या अनुसूचित जातियां हों, अनुसूचित जनजातियां हों, वे विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं, और उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो समानता का अधिकार है उसमें कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये ठीक से लिख नहीं पाया है, आर्टिकुलेशन एरर है। संविधान निर्माता मूल अधिकारों को सभी वर्गों के लिए प्राप्त करवाना चाहते थे, इसलिए वे इन सीमाओं से भलीभांति परिचित थे जिनसे किसी भी परिस्थिति में विषमता ना हो। बातें तो इस बच्चे ने निष्कर्ष में भी सभी लिखी हैं, सही लिखी हैं, लेकिन आर्टिकुलेशन एरर है। सही तरीके से ये बच्चा अभिव्यक्त नहीं कर पाया है। अभिव्यक्ति से संबंधित इस बच्चे की कॉपी में कुछ समस्याएं हैं। हालांकि जो निष्कर्ष में लिखी हुई बातें हैं कि जैसे कुछ तबके असमानता में पहले से विद्यमान है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे समाज के वर्ग हैं जो विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं, तो उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको समान स्तर प्रदान करने के लिए समानता के अधिकार में कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। इस तरह से कुछ लिखता तो बात ज़्यादा बेहतर होती। हालांकि मैं इस निष्कर्ष में लिबरल होकर आधा नंबर दे सकता हूं, क्योंकि बात ये जो लिख रहा है वो सही है, और जो मुख्य भाग था उसमें भी 2-3 सही बातें मिल गई थी, तो उसके लिए भी मैं 2 नंबर देता हूं। मुख्य भाग में 2 नंबर मुख्य भाग के लिए, निष्कर्ष के लिए आधा नंबर, और भूमिका के लिए मैंने इसे दिया था 1 नंबर। तो कुल मिलाकर इस बच्चे को मिलते हैं 10 में से 3.5 नंबर। और इस बच्चे को पहले तो अपने उत्तर में स्पेलिंग एरर्स को कम करने की सलाह दी जाती है। दूसरा है सेंटेंस एरर्स बहुत ज़्यादा हैं, वाक्य जो है अपनी बात पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। और तीसरा सुझाव दिया जा रहा है कि जो भी बात वो लिख रहा है उसको जस्टिफाई करे, उसको प्रमाणित कर दे किसी तथ्य से। जैसे जहाँ पर लिखा था कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, तो किस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं और कौन से वर्गों के लिए किए जा सकते हैं, और संविधान के अनुच्छेद का कौन सा सब क्लास ये बात कहता है। इस तरह के अगर प्रमाण दे दिए जाते, स्पेलिंग एरर्स कम होती, तब बात और ज़्यादा अच्छे से बनती। इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।